सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। छात्रों, आज हम हिंदी की कहानी पुरस्कार के विषय में जानने जा रहे हैं। मैं आपको हिंदी विषय की कहानी पुरस्कार सुनाऊंगी। बच्चों, ये कहानी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य के कवि थे, लेखक थे और इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया। जयशंकर प्रसाद ने सूंघनी साहू नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध और वैभव संपन्न परिवार में जन्म लिया, जहाँ पर विद्वानों को बहुत अधिक आदर दिया जाता था। उनके घर में भगवान शिव की पूजा की जाती थी। पारिवारिक विवशताओं के कारण वे केवल कक्षा 8 तक ही स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके। आगे चलकर वे स्वाध्यायी बने, अर्थात उन्होंने स्वयं ही अध्ययन किया और घर पर रह कर के ही संस्कृत का, हिंदी का, उर्दू, बंगला आदि भाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। पारिवारिक और आर्थिक संकटों से निकलते हुए साहसी जयशंकर प्रसाद लगातार साहित्य का सर्जन करते रहे। वे एक महान कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंध लेखक भी थे। वास्तव में जयशंकर प्रसाद ने जिस प्रकार स्वयं अनुभूति करके और बहुत अधिक चिंतन करके साहित्य की विभिन्न प्रकार की विधाओं के माध्यम से अपनी सृजन शक्ति को प्रस्तुत किया, उस प्रकार कोई अन्य कवि या लेखक नहीं कर पाया। इस प्रकार उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के भंडार को बहुत अधिक समृद्ध बना दिया। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। बच्चों, पुरस्कार कहानी की मुख्य पात्र एक लड़की है जो कि किशोर है, किशोर अवस्था है उसकी, और उसका नाम मधुलिका है। मधुलिका कौशल राज्य के एक वीर सैनिक सिंहमित्र की पुत्री है और सिंहमित्र ने अपनी वीरता से कौशल राज्य के सम्मान की रक्षा की थी। मगध राज्य के सैनिकों ने जब कौशल राज्य पर आक्रमण किया तो वीर सिंहमित्र ने अपनी वीरता से उनको परास्त कर दिया और उनको हराकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। पुरस्कार कहानी की शुरुआत उस दृश्य के साथ होती है जब कौशल का राजा राज्य की परंपरा के अनुसार हर वर्ष इंद्र भगवान की पूजा करता था और इंद्र भगवान की पूजा के समय पर एक कृषि उत्सव मनाया जाता था, जिसमें राजा किसी भी चुने हुए जमीन के टुकड़े पर, वो किसी भी राज्य के किसी भी किसान की भूमि पर अधिग्रहण करके एक दिन कृषि करने का कार्य करता था, अर्थात वहाँ पर हल चलाता था और बीज बोता था। और इस प्रकार और उस उत्सव के समय अन्य भी आयोजन संपन्न किए जाते थे, जैसे सुंदर लड़कियाँ मंगल गीत गाती थी, खील व फूलों की वर्षा की जाती थी और राजा जब बीज बो देता था तो उसके पश्चात जो भी किसान होता था उसकी थाली में सोने के सिक्के डाल देता था, यानी जितनी ज़मीन की कीमत होती थी उससे 4 गुना राशि किसान को दे दी जाती थी और खेत राजा के हो जाते थे। इस बार मधुलिका के खेत पर कृषि उत्सव मनाया जाना था। राजा की सवारी निकली और राजा मधुलिका की खेत पर पहुंचे। राजा ने हल चलाया, युवतियों ने गान गाया और राजा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और समस्त राज्य के लोग वहाँ पर उपस्थित थे।
केवल राज्य के ही नहीं अपितु आसपास के राज्यों के लोगों को भी निमंत्रण दिया गया था। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर मगध राज्य के राजकुमार अरुण आए हुए थे। हल चलाने के उपरांत राजा ने बीज बोना प्रारंभ किया। मधुलिका राजा के साथ साथ बीजों से भरा हुआ थाल लेकर चल रही थी। जब थाल में बीज समाप्त हो गए तो राजा ने स्वर्ण मुद्राएं उस थाल में डाल दी। राजा ने तो मधुलिका को बहुत बड़ी धनराशि देनी चाहिए, पर उसने वह धनराशि लेने से मना कर दिया और कहने लगी कि वो अपने खेत को नहीं बेचेगी। राजा का मंत्री बहुत जोर से चिल्लाया कि ये लड़की बहुत अधिक नासमझ है और ये बहुत बड़ी गलती कर रही है, लेकिन मधुलिका सब अन्य लोगों के समझाने पर भी नहीं मानी। राजकुमार अरुण, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आया हुआ था, वह भी इस घटना को देख रहा था। मधुलिका ने कहा कि वह अपनी ज़मीन नहीं बेचेगी। अगर राजा इस ज़मीन को लेना चाहते हैं तो वो ऐसे ही ले सकते हैं। इस प्रकार राजा ने कुछ नहीं कहा, सब संपन्न हो गया और राजकुमार अरुण मधुलिका के साहस से प्रभावित हो गया। मधुलिका बड़ी ही दुखी अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसने अपनी हथेली पर अपने सर को टिका रखा था। इतने में राजकुमार अरुण उनके पास आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साहस को देखकर तुम्हारे साहस का कायल हो गया। मैंने ऐसी साहसी लड़की पहले कभी नहीं देखी जो राजा के सामने ही इतना साहस दिखाए और उसके आग्रह को ठुकरा दे। मधुलिका ने उसको कहा कि राजकुमार अरुण, मुझे और परेशान ना करें, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। और वह खड़ी होकर वहाँ से चली गई। अब मधुलिका के पास अपनी ज़मीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में जाती और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन बिता रही थी। इसी प्रकार मजदूरी करते करते उसको 3 साल बीत गए। एक दिन सर्दी की रात थी और बारिश हो रही थी। मधुलिका अपनी गरीबी की अवस्था से बहुत व्यथित हो चुकी थी। उसे राजकुमार अरुण की याद भी आ रही थी। संयोग से राजकुमार अरुण स्वयं उसकी कुटिया में शरणार्थी के रूप में आ गए और राजकुमार अरुण ने बताया कि उसने अपने राज्य से विद्रोह कर लिया है और वह अपने राज्य से निकाल दिया गया है। मधुलिका क्योंकि राजकुमार अरुण को मन ही मन प्रेम करती थी, मधुलिका उसकी बातों में आ गई। अरुण ने मधुलिका को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो कौशल नरेश से अपने खेत के बदले में किले के पास वाली ज़मीन मांग ले। चूँकि वो ज़मीन किले के पास है, अतः वहाँ से अरुण अपने साथी सैनिकों के साथ किले पर हमला कर देगा और वो मधुलिका को लालच देता है कि वो जब कौशल पर कब्जा करके अपना शासन स्थापित कर लेगा तो उसे अपनी रानी बनाएगा। मधुलिका राजकुमार अरुण के प्रेम में थी, इसलिए उसे भी रानी बनने का लालच आ गया। वो कौशल राज्य के राजा के पास पहुंची और उसने जाकर उनसे किले के नाले के पास वाली भूमि मांग ली। राजा ने उसको वह ज़मीन दे दी और वहाँ से सभी सरकारी सैनिक हटा लिए गए। अरुण वहीं जंगल में छिपकर बैठा था और आक्रमण की तैयारी कर रहा था। लेकिन ऐसा करने के पश्चात मधुलिका का मन अशांत हो गया और वह मन ही मन सोचने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। उसका मन उसे कचोट रहा था।
कहाँ उसने अपनी ईमानदारी और सम्मान की खातिर अपने खेत के बदले राजा से सोने की मुद्राएं तक नहीं ली थी, और अब वो राज्य के दुश्मन को पनाह देने के लिए तैयार हो गई थी। और राज्य के दुश्मन के लिए उसने राजा की दी हुई भूमि का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अब उसका मन उसे कचोट रहा था। रह रहकर उसे सारी बातें याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि किस प्रकार उसके पिता सिंह मित्र ने कौशल राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए, और वह उन्हीं की पुत्री होकर अपने राज्य के साथ विश्वासघात कर रही है। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी, कचोट रही थी, और वह चल तो रही थी, परंतु उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं था। उसके पैर इधर उधर पड़ रहे थे। तभी सामने से मधुलिका ने देखा कि सेनापति कुछ सैनिकों को लेकर आ रहे हैं, और उसने सेनापति को रोक लिया। उसने सेनापति को सारी बातें बता दी कि किस प्रकार राजकुमार अरुण महल पर, किले पर कब्जा करने वाले हैं, किस प्रकार वो हमला करेंगे और किस प्रकार राज्य को जीत लेंगे। सेनापति सैनिकों के साथ राजकुमार अरुण को पकड़ने के लिए जाते हैं, और वो उसे पकड़ लेते हैं। पड़ोसी राज्य मगध का विद्रोही राजकुमार अरुण कौशल पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। उन्हें पता चल जाता है, और वे उसे पकड़कर शीघ्र ही राजा के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। राजा कहते हैं कि इसने हमारे देश पर आक्रमण की योजना बनाई। यह हमारा शत्रु है और गद्दार भी है, इसलिए इसे मृत्युदंड दिया जाए। अब राजा मधुलिका की बहादुरी से बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि मधुलिका की बुद्धिमानी और उसकी बहादुरी की वजह से आज हमने देश के शत्रु को पकड़ लिया, कौशल राज्य के शत्रु को हमने पकड़ लिया, और आज हम उसको मृत्युदंड देने जा रहे हैं, और यह सब केवल मधुलिका के कारण ही हुआ है। अतः वो मधुलिका को बुलवाते हैं और मधुलिका से कहते हैं कि मधुलिका, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अतः तुम्हें जो भी पुरस्कार चाहिए वो हमसे मांगो। मधुलिका की हालत पागलों वाली हो जाती है। वह स्वयं के लिए भी मृत्युदंड की मांग करती है और कहती है कि महाराज, जो दंड राजकुमार अरुण को मिल रहा है वही मृत्युदंड मुझे भी मिले। और वह जाकर राजकुमार अरुण के पास खड़ी हो जाती है, क्योंकि अरुण ने जो कुछ भी किया उसमें वह समान भागीदार है, बराबर की भागीदार है। क्योंकि वह राजकुमार अरुण से प्रेम करती थी, तो एक तरफ उसके लिए उसका प्रेम था और दूसरी तरफ उसके लिए उसका देश था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां आएं, लेकिन देश प्रेम को हमें सर्वोच्च रखना है। और ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर देश प्रेम नहीं है, हम सब के अंदर देश प्रेम है, परंतु आवश्यकता है ऐसे अवसर की। जब भी आपको अपने जीवन में कभी देश प्रेम प्रदर्शित करने का अवसर मिले, तो आप चूके नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए, देश प्रेम के लिए आप स्वयं को न्योछावर कर दें। बच्चों, हमारे देश के सैनिक लगातार देश की सीमा पर तैनात होते हैं और गोलियों से उनका सीना छलनी होता है। वो अपने देश को अपने सीने पर गोली खाकर अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। परंतु आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता इस बात की है कि हम जानें कि क्या हम केवल सीमा पर खड़े होकर के देश प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं? जी नहीं, हम अपने देश प्रेम को अपने घर,
अपने आसपास अपने रिश्तेदारों के साथ रहकर भी हम देश प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। हम सामाजिक नियमों का पालन करके भी देश प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। हम लोगों की सहायता करके भी देश प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। हम अपने आसपास स्वच्छता रख के भी देश प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। जब हम एक घर के अंदर रहते हैं तो हम उस घर की सफाई को बहुत अधिक हम महत्व देते हैं कि घर साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि घर साफ सुथरा होगा तो घर में रहने वाले लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, वे स्वस्थ होंगे। परंतु जिस देश में हम रहते हैं उस देश की सफाई के विषय में हम कभी सोचते ही नहीं। हमें जिस प्रकार हम अपने घर को साफ रखते हैं उसी प्रकार हमें अपने देश को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है स्वच्छता अभियान, उसके अनुसार हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए और खुले में कहीं भी पब्लिक प्लेस पर कोई भी कूड़ा करकट या कोई भी आपके रैपर्स वगैरह नहीं फेंकने चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।